अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हूं मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सिटीज़ हैं पाकिस्तान में मौजूद, उनसे कहीं ज़्यादा हैं। अगर हम कराची के शहरियों की बात करें तो हमेशा उनकी उम्मीद होती है कि इस बार शायद जो लोकल गवर्नमेंट आ जाए या सूबाई हुकूमत आ जाए या वफाकी हुकूमत आ जाए, वो शायद हमारे मसाइल का हल कर सके, लेकिन आज तक इस शहर के मसाइल हल नहीं हो सके। ये वो शहर है जो 2000 से अब तक 20 साल हो चुके हैं। रियासत को एक सरबराह के तौर पर हमने देखा, लीडर सामने आया है, मुशर्रफ साहब सामने आए, जरदारी साहब सामने आए हैं, इसके साथ साथ ममनून हुसैन साहब सामने आए हैं। फिर उसके बाद अभी अब रिसेंट देखें तो आरिफ अलवी साहब भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहाँ पर है इतने जो लीडर्स आए हैं सामने, क्या वो कराची में एक नकासी आपका सिस्टम ठीक नहीं कर सके? खैर, अभी जो मुस्बत बात जो सामने आई है वो ये है कि सिंध हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने मिलकर काम करने का दावा भी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया परसों, और वही कह रहे हैं सबसे मुश्किल जो हालात थे उनमें एक मुस्बत बात यह है कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है वो मिलकर काम कर रही है। 4 मसाले उन्होंने बताए जिन पर वो उनको हल किया जाएगा। नालों की सफाई के बारे में बात की गई है, कचरा उठाने के हवाले से बात की गई है, पानी दस्तयाब किया जाएगा कराची के जो शहरी हैं उनको, उसके साथ साथ जो नाजायज तजावुजात हैं उसके हवाले से भी कोई ना कोई प्लानिंग की जाएगी। आज हमने एक और जो देखी डेवलपमेंट वो ये थी कि CBC के सामने जो डिफेंस और क्लिफ्टन के जो रिहायशी थे वो बाहर इकट्ठे हो गए, एहतजाज किया उन्होंने। पहले तो हम ये देख रहे थे कि जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी आ रहा था, अभी हमने वो और उन इलाकों में पानी देखा है जहां पर करोड़ों के घर हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर्स के नाम से मशहूर हैं, वहां पर भी आज हमने पानी देखा और वहां के लोगों को भी हमने एहतजाज करता हुआ देखा है। लेकिन सिंध हुकूमत पेश है, वो वहां पर काम कर रही है और उन्होंने वहां पर मशीनरी भी भेजी है। लेकिन एक जो इलाका है नाजिमाबाद, नया नाजिमाबाद, वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका। और जब बात की गई इस हवाले से नासिर हुसैन शाह साहब से, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं है, अगर हमें उनकी इंतजामिया कहती है तो हम काम करेंगे। बहुत सारे हवाले से और भी इश्यूज हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फैसल, सबसे पहले आपको जानिब आऊंगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मुश्किल हालात चल रहे हैं इसमें मुस्बत बात जो है वो ये है कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है वो मिलकर काम करिए। 4 उन्होंने जो सेक्टर्स हैं उन पे काम करने के हवाले से वादा भी किया है, नालों की सफाई, कचरा उठाना, पानी की दस्तयाबी और उसके साथ साथ नाजायज तजावुजात। आपको क्या लग रहा है, अब कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में अप्रोच है कराची के हवाले से, यानी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इश्यूज बताए हैं उनमें से जो बल्दियाती नौयत के मसाइल हैं कम से कम 4 में से तो 2 वो ही है, यानी पानी और कचरा। इसके मानी ये है कि ये सिस्टम का फेलियर। कचरा उठाने के लिए अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को खुद एक्टिवेट होना चाहिए, या 5 करोड़ की आबादी के वज़ीर आज़म थोड़े होनी चाहिए। जो भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मेयर मुंतखब हो उसका ये इख्तियार होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी जो सिंध असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर एक ऐसा बल्दियाती कानून लिखा के, मेरी आवाज मुझे एको हो रही और सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे रिपीट। हाँ जी, तो यानी बाय लॉ सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया कि जनाब मेरे सूबे का जो चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर है वो भी वजीर आला को बना दिया गया। ये सिस्टम बनाया इसलिए गया ताकि बल्दियाती हुकूमतों को आप यहाँ क्रिपल्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लूला अंगड़ा। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की डेफिनेशन में लोकल गवर्नमेंट्स का लिखा हुआ, जिस 18वीं तरमीम की सुबह शाम हमारी पॉलिटिकल पार्टी दुहाई देती हैं, उस 18वीं तरमीम में आइन का आर्टिकल 140 ये मौजूद है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाब करके उन्हें इंतजामी, सियासी और माली इख्तियारात और वसाइल तफवीज करेंगे। अब आप उठाकर देखिए कि यहाँ पर हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है वो क्या दिया गया है। यानी कराची शहर की 60 से 70% सड़कें खराब इसलिए हैं कि वो पानी और सीवरेज की लाइनों के रिसाव की वजह,
ان के टूटने की वजह से। लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची के मेयर के अंडर में नहीं है, सूबाई वजीर साहब के अंडर में 12 बरस। कराची में रही हैं इमारतें गलत बन रही हैं, आप सुबह शाम कहते हैं और पाकिस्तान भर में लोग सोचते होंगे ये क्या कर रहा है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध हुकूमत ने निकाल लिया मेयर के डोमेन से, जो कि कैश काउ है, जहां से पैसे जनरेट करता था सिटी। फिर एक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगेन पैसे जहां से आते हैं, कुछ रेवेन्यू आता है, सिंध गवर्नमेंट ने निकाल लिया। फिर मास्टर प्लान, यानी ये प्लान होना चाहिए कि फतेह राजी पे यूनिवर्सिटी बनेगी या टाउनशिप बनेगी, उसी हिसाब से उसका वाटर एंड सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा। मास्टर प्लान सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। ये सिस्टम काम कर नहीं सकता। ये सिस्टम बनाया इसलिए गया है ताकि फेल हो लोकल। तो हमारे कहने का मकसद ये है FATF हो और दीगर मसाइल हो, आईनी तरमीम हो रही हैं, कानून साजियां हो रही हैं। पाकिस्तान के मुआशी दारुल हुकूमत को चलाने के लिए भी तो आप कोई कानून साजी कर लेना विफाक में। मेरे चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छी बात उन्होंने की आखिरी पेशी पे यहाँ कराची के मसले पे कि 3.5 करोड़ की आबादी है कराची शहर की, लेकिन सेंसस का नताइज क्या कहना है 1.5 करोड़। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं अपना मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट ही गया 2017 में, आज तक वो सर्द खाने की नजर है। अब आप बताइए कि कराची वाले क्या करें, किसके पास जाएं? ये मसाइल खानापुरी से वक्ती तौर पर कोई कोलैबोरेशन बन गया सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, बिल्कुल हल नहीं होंगे। इसके लिए आपको सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये सिस्टम के फेलियर्स हैं। आप सिस्टम को नहीं दुरुस्त करेंगे, जो आपने अभी निजाम बनाया हुआ है, इट इज बाउंड टू फेल। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, फैसल साहब ने भी बात की है सिस्टम की, यानी कि जो पूरा प्लानिंग थी कराची को डेवलप करने के लिए, उसको एक दफ़ा रिविजिट करना पड़ेगा। हमने देखा हमेशा कराची में बारिशें होती हैं, इससे पहले सालों में हमने देखा 100 मिलीमीटर तक बारिश होती रही, पिछले साल हमने देखा तकरीबन 322 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस बार अगस्त की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 450 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि बारिशें पहले भी होती रही हैं। हमने हालात कराची के यही देखे, यानी कि पूरी प्लानिंग को रिविजिट करने की ज़रूरत है अभी। देखिए मारिया, एक दो बातें करूंगा, फिर मौका जान के मेरा ख्याल है मैं भी फैसल से भी पूछूंगा, उनसे ही मैं सवालात करूंगा। देखिए एक चीज़ तो बड़ी वाज़े तौर पे जिसकी तरफ उन्होंने भी इशारा किया है, 2.5 करोड़ का शहर है और जिस तरीके से अनप्लान्ड माइग्रेशन हुई है, अनप्लान्ड इसमें जिसकी ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से आपने देखें लोग आए हैं, सब जगहों से आए लोग। अब सवाल ये है कि आज के दिन फैसल आप यूँ देखें कि मैं लोगों के तबसरे पढ़ रहा था, देख रहा था और कराची के बारे में, यूँ लगता है कि लोग कहते हैं कि जी कराची शहर को लोग गर्क होता हो खुदा न खास्ता देख रहे हैं और कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। जो सिंध में बैठा है चीफ नैयर, वो कहते हैं बांसुरी बजा रहा है, और यहाँ पे भी जो बैठा है वो भी बांसुरी बजा रहा है। ये वो पॉलिटिकल कहते हैं कि टर्फ है जिसमें इख्तियारात की जंग एक अरसे से चल रही है। अब सवाल अहम यह है कि भाई कहीं तो जाके ब्रेक लगनी चाहिए, कहीं तो कहते हैं बेतरतीबी में एक तरतीब होती है। अभी ठीक है आप इख्तियारात की जंग भले करें, लेकिन थोड़े से मामलात मसाइल तो ठीक करने की कोशिश करें। अब उस नुक्ते पे पहुंच गए हैं मामलात, लोग कहते हैं कि शायद ये अनमैनेजेबल हो रहा है, शायद ये लोगों के बस में नहीं रहा। खुद कहती है बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी का तो आप क्या देखें ना, 12 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, देखें सिंध रूलर से वो जीत के आते हैं, उन्हें कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है। कराची से दिलचस्पी होती थी MQ को, जो वहाँ से जीत के आते थे। इस दफ़ा PTI जीत के आई है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि भी इख्तियारात की जंग आप भले करें, सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग भले करें, लेकिन प्रोसेस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं और इस बारिश की वजह से देखिए ना, और तो मसाइल मुश्किलात अपनी जगह हैं, जिस तरह बात सीवरेज सिस्टम वो चले, वो तो अब ज़्यादा चौक हुआ था, समझ आ रही है। अदरवाइज़ आप देखें कचरे की जो बात होती है आए दिन, बड़े मामला को तो छोड़ दें, उसके बाद फिर आप देख लें नाजायज़ तजावज़ात। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो काम दिखाया, जिस तरीके से पैसे दे दे के कहा जाता है 80% आबादियाँ जो है ना वो इलीगल बनी है। तो मैं फैसल साहब आपसे अगर सीधा सीधा पूछूं कि बुनियादी तौर पे तो इस वक्त पैसे की भी ज़रूरत है, इख्तियारात भी अपनी जगह होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हमने देखा सिंध में जिस तरीके से बुरे तरीके से तबाह किया गया, बाकी जगहों पे भी ऐसा ही है। अब तो हम देख रहे हैं कि आज के बाद अदारे जो है ना तहलील हो गए हैं, अब नए सिरे से एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाएंगे शहरों में। क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर फौरी तौर पर पैसे का मामला है, तो वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के $10 बिलियन चाहिए, यानी 17 ट्रिलियन रुपया इस शहर को आबाद करने के लिए, मॉडर्न शहर बनाने के लिए। आज मैं देख रहा था शिबली फराज साहब कह रहे थे
یہ چیف منسٹر صاحب نے عجیب بات کی ہے. اول تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر ہوتے بھی تو ہم کبھی ان کو نہ دیتے کیونکہ انہوں نے کھا جانے تھے. اب میرا سوال آپ سے کہ آپ کے خیال میں یہ پیسوں کا مسئلہ ہے یا اگر پیسوں کا مسئلہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا پیسوں سے بھی حل ہو سکتا ہے تو وہ بھی, لیکن ادروائز جو اختیارات کی جنگ ہے, جس طریقے سے یہ جو بہت بڑا کام کرنا تھا لوکل گورنمنٹ نے, ابھی وسیم اختر صاحب بیچارے رو بھی پڑے, وہ 4 سال رہے بھی, روتے رہ گئے, ان کو جو نہ فنڈ ملے, جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. آپ کے خیال میں خرابی کہاں ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں خرابی تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے. 2-3 چیزوں کو پاکستان میں کلاسیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو میں یہ کریکٹ کر دوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو میرے دوست, انہیں کوئی آج نہیں پتا چلا $10 بلین چاہیے. یہ ورلڈ بینک کی 2017 کی رپورٹ ہے. اس میں چیز لکھی ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو صرف چلاتے رہنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے نہیں, جیسا 2016-17 میں ہے اس کو چلاتے رہنے کے لیے آپ کو ہر سال $1 بلین خرچ کرنا ہے. اس وقت 100 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو 2017 سے پتا ہے. خرچ کتنا کیا ہے 2017 سے 2020 تک سندھ گورنمنٹ ہے بمشکل 8-9 ارب روپے. اچھا جانے دیجیے, فیڈرل گورنمنٹ کی چلے میں ایک بات مان بھی لیتا ہوں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ ہمارے کا تعین کرنا بہت, یعنی 60-70% جنریٹ کر رہا ہے ایک شہر, کراچی شہر, فیڈرل فائنانسز میں. آپ کہہ دیجئے جناب امپورٹ ڈیوٹی ہے, جو بڑے بڑے بینکس ہیں, ملٹی نیشنل ہیں, اس کے ہیڈ آفس کی وجہ سے بھی کراچی کا شیئر جنریشن بنتا ہے, بڑھتا ہے, بالکل بنتا ہے. اس کو 30% کم کر لیجئے, چلے میں کہتا ہوں, یا چلیں اس کو چھوڑ دیں. ملک بھر میں جتنا جنرل سیلز ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس کا 82% کراچی شہر سے جمع ہو رہا ہے. تو وہ تو کوئی لارج اسکیل کارپوریشن نہیں جمع کرا, وہ تو کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے کہ پورٹ سٹی کی وجہ سے کراچی پر ایڈوانٹیج. چلے اس کو بھی جانے دیجئے. سندھ گورنمنٹ اس سال 136 ارب روپے جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز سے کراچی شہر سے جمع کر رہی ہے. 66 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس میں جمع کر رہی ہے. 20 ارب روپے پراپرٹی ٹیکس میں کراچی شہر سے جمع کر رہی ہے. وہ کدھر جاتا ہے فیصل آپ پیسہ؟ وہ کہیں پہ بھی نہیں لگتا وہ لاڑکانہ یا میرپور ماتھیلوں میں بھی نہیں ہے کہ آدمی کہتا ہے. اور میرا المیہ یہ ہے احتشام صاحب, یہ تو لوکل ٹیکسز ہیں نا, یعنی انفراسٹرکچر سیس اس لیے ہیں کہ بھائی کماڑی پورٹ سے ٹرک نکلتا ہے, سپر ہائی وے تک جاتا ہے, میری سڑکوں کو تباہ کرتے ہوئے وہ جو سیس دیتا ہے اس سے وہ سڑکیں بنانی ہیں. سندھ گورنمنٹ پاکٹ کر لیتی ہے, واپس نہیں دیتی. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایگریرین اکانومی ہمیں پڑھایا یا بچپن سے اس ملک کو, صوبہ سندھ کا 90% بجٹ جو ہے وہ دیہی علاقوں پہ دکھایا جاتا ہے خرچ ہو رہا ہے, خرچ وہاں ہوتا نہیں ہے. چل رہے ہیں یعنی 272 ارب کا 90%, تقریباً 250 ارب سے زیادہ ہو گیا. 250 ارب ہر سال جا رہا ہے رورل سیکٹر میں. آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کتنا کلیکٹ کیا پچھلے سال سندھ گورنمنٹ نے؟ 52 کروڑ روپے. ٹوٹل 2 بلین میری پورے پاکستان سے ہوا. جی وہی تو نا. تو یعنی آپ خرچ اتنا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رورل سیکٹر پہ, آپ کو پتا ہے, مجھ سے زیادہ پتا ہے آپ کو, کہ پاکستان میں تو نظام بہت اچھا ہے اس معنی میں کہ جناب نیشنل فائنانس کمیشن کا ڈیویزیبل پول آبادی کی بنیاد پہ جاتا ہے. میں پیسے کما کے دوں یا نہ دوں, جتنے لوگ اس صوبے میں رہتے ہیں مجھے پیسے ملیں گے. کوئی 88% جو ہے, تقریباً 85-88% نیشنل ڈیویزیبل پول کا اس بنیاد پر ہے. تو وہ تو خرچ کر رہے ہیں آپ, میں کہہ رہا ہوں, لیکن جو خالصتاً ایک شہر جنریٹ کر رہا ہے سروسز سیکٹر میں, انفراسٹرکچر سیس میں, پراپرٹی ٹیکس میں, آپ کو علم ہے 1998 میں نواز شریف گورنمنٹ نے ختم کیا تھا آکٹرائے ٹیکس کو, چنگی کو, اور یہ کہا تھا کہ 1.5% ہم جنرل سیلز ٹیکس بڑھا رہے ہیں. وہ 1.5% ہر ضلع اور شہر کو اس کے اس سال کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ملے گا. آپ کے علم میں ہے 4 برس میں 40 ارب گورنمنٹ نے اس کے کراچی شہر کے. تو یہ ہے, پیسوں کی کمی نہیں ہے, پیسہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. دوسرا فیصل یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا اصل مسئلہ ہے. کہہ رہا کہ آپ نے یہ 18ویں ترمیم کے تحت حکومت نے, پیپلز پارٹی PMNN نے اپنے اختیارات تو لے لیے, سب کچھ کر لیا, صوبوں کو
कई फंक्शन डिवॉल्व होकर चले गए, लेकिन ये जो तय हुआ था कि जी इख्तियारात की सतह ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये नीचे जाएगी लोकल गवर्नमेंट तक, ये उन्होंने जाने नहीं दिया। पंजाब में ये हालत है और आप देख लें सिंध में भी यही हालत है। वो कहते हैं अगर ये थोड़ा सा भी इसमें अगर 50-60% भी पैसा वहाँ चला जाता तो ये कम से कम लोकल गवर्नमेंट लेवल के जो मसाइल हैं शहरी हुकूमत के, ये बड़ी हद तक हल हो सकते थे। देखिए, पंजाब में और सिंध में जो फर्क है ना, वो समझने की जरूरत है। पंजाब इज लार्जली अ यूनी एथनिक प्रोविंस। जब सराइकी बेल्ट भी है जो अपनी है, लेकिन वहां अगर सूबे की बात हुई, किसी ने उसको धरती करार नहीं दिया। ताज मोहम्मद लांगा को या और दीगर लोगों को, खुसरो बख्तियार को या शाह महमूद साहब, सब लोग। यहाँ सिलसिला ये है कि दुरुस्त क्योंकि मर्दमशुमारी नहीं हुई, सिंध इज अ हाईली अर्बनाइज्ड प्रोविंस नाउ, लेकिन दुरुस्त मर्दमशुमारी आप करते नहीं है। मेरी 1.5 करोड़ की आप आबादी खा गए, उसकी बुनियाद पे मेरे आधे हल्के खा गए। अगर आप कराची, हैदराबाद, सेक्टर पीरपुर, नवाबशाह दुरुस्त मर्दमशुमारी कर लें तो शहरी सिंध से सूबे का वजीर आला मुंतखब होगा। इसके साथ जुल्म क्या है? जुल्म क्या है? भुट्टो साहब ने एक सूबाई कोटा लगा दिया। एक जो देही अक्सरियत से जीत कर आ रहा है वो ये तय कर रहा है कि शहरियों को मैंने नौकरी देनी है या नहीं देनी। और ये मसला, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है, देखिए मेरे बाप दादा आए थे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची से, ठीक है। मेरे नजदीक जो धरती माँ है वो पाकिस्तान है। मैं यहाँ कहता हूं कि आप 40 लाख का जिला तो तकसीम कर रहे हैं कि जी वो गवर्नेबल नहीं है। ये 5 करोड़ का सूबा भी गवर्नेबल नहीं है भाई। ठीक है फैसल साहब, यहाँ पे ठीक है फैसल साहब, यहाँ पे ना ब्रेक का टाइम हुआ है। आपने बल्दियाती इदारों की जो मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है, उनके हवाले से बात करेंगे कि बल्दियाती नुमाइंदों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना था, क्योंकि अब उनकी मुद्दत चूंकि खत्म हो चुकी है और अब कराची के लिए एक नया एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात किया जाएगा। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बल्दियाती इदारों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। फैसल साहब, आपसे सवाल ये करूँगी, अभी तक मसाइल हल हो नहीं सके हैं कराची के। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया 7वां स्पेल भी कराची में आने को है। क्या अब कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? और जो बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदे थे उनको क्या मुश्किलात रहीं, क्यों नहीं काम कर सके? देखें, एक निज़ाम है बोसी का, उसके तहत अगर आज तक मसाइल हल नहीं तो आप दोबारा उस पे जाएंगे, सारा मसाइल नहीं, उसको तो तब्दील करना पड़ेगा ना। डिसरप्शन इज रिक्वायर्ड, तो रेडिकल तब्दीलियों, अदरवाइज तो नहीं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह भी आएंगे वो तो अफसरान का इतना ज्यादा अवाम के साथ राब्ता होता है, पता है अफसरान कितने दस्तयाब काम को जॉब पता है। तो भारत हमारी ख्वाहिश है नेक नाम किस्म के लोग आए सिंध ने, अभी वो डिप्टी कमिश्नर्स को दे चांस। अब सितम ये देखिए आप, कराची जिला शर्की है, डिस्ट्रिक्ट साउथ के बाद डिस्ट्रिक्ट, उसमें ऐसे शख्स को चंद हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है जो नैब के 2 केसेस में अनवर के साथ को अक्यूज है जमीनों के काम में, और उसने बिल्ली को दूध की रखवाली पर रखा। दोबारा से गवर्नमेंट कैसे चलेगा? इसमें अगर मैं फैसल 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक नई चीज़ जो आज ही हमें पता चली है, आपको भी डेफिनेटली पता चली होगी, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात कर रहे हैं। ये क्या है? इसमें हमें तो आज तक पता नहीं चला था, एक दिन पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, किस तरह होगी? और दूसरा ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि जी कराची का हाल एक ही है, कि कराची सही मानों में जिस तरीके से दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वहाँ का मेयर इतना स्ट्रांग होता है, उसकी पूरी कैबिनेट होती है, ये सारे इख्तियारात मामलात उनको दे दिए जाएँ, कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो ये सारी चीज़ें कराची में भी हों, मसाइल हल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत आ गई अब? 2 चीजें हैं।
پہلی تو یہ کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کم سے کم ہمیں نہیں پتا ابھی تک کیا ہے. حالانکہ ہم کراچی سے منتخب ہیں, ہمارے ایم این اے ہمارے منسٹر ہیں یہاں سے, ہم کولیشن پارٹنر ہیں پی ٹی آئی کے. اگر وہ ہے جو آج سے تقریباً 1.5 برس قبل وزیر اعظم صاحب کراچی آئے تھے 1.5 برس قبل, اور کراچی ٹرانسفارمیشن ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, میں بھی اس کا رکن ہوں, نوٹیفائڈ. اس میں ایک 162 ارب روپے کا پلان دیا گیا تھا, لیکن اس میں بھی تقریباً 100 ارب روپے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھے, اور اس میں ایم ایل 1 کو بھی ڈال دیا تھا کہ وہ بھی کراچی کے کھاتے میں ڈال دیا, یعنی ریلوے کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے. تو اس طریقے سے نمبر بڑھایا گیا تھا, تو وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو اس سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کراچی کے لیے کہ اس کے میئر کو بالکل ہونا چاہیے. آپ کو تو پتا ہے شنگھائی ہو یا دوسری جگہ ہو, وہاں تو ایئرپورٹ اور پورٹ بھی میئر کے انڈر میں آتے ہیں. 9/11 ہوا تو نیو یارک کے گورنر نے یا امریکہ کے صدر نے نیو یارک نہیں بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا یولیانی وہاں پہ میئر ہوتا, جی جی, جو ابھی روڈی جلیانی, کے جی بڑے جی. قریب, انہوں نے بنایا نا نیو یارک کھڑے ہو کے. تو یہ ہوتا ہے میئر کا کام. یہاں میئر کا کام کیا ہے, نہ پانی اس کے انڈر میں ہے, نہ سیفٹی اس کے انڈر میں ہے, نہ بلڈنگ کنٹرول اس کے انڈر میں ہے, نہ ٹریفک مینجمنٹ اس کے انڈر میں ہے, نہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس کے انڈر میں ہے, نہ ماسٹر پلان اس کے انڈر میں ہے. تو ہے کیا, کچھ بھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کراچی کا مسئلہ ایک انتہائی با اختیار میئر, یعنی آپ ظلم دیکھ لیجیے. آج وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اوپر مظاہرہ ہوتا تھا, ہمارے بھی کئی دوست تھے, میری پارٹی رابطہ کمیٹی میرے پارٹی کے لوگ بھی تھے, اور بھی دیگر جو وہاں رہائشی ہیں. یعنی کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں 6 کنٹونمنٹ. سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جو رہائشی علاقے ہیں, ایک چیز وہ بچی تنصیبات, وہ بالکل کنٹونمنٹ میں رہے, لیکن جو رہائشی علاقے ہیں ان کا کنٹونمنٹ میں کون سی منطق ہے. آپ کو پتا ہے انفراسٹرکچر کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. میں گلشن اقبال سے ایم پی تھا پہلی دفعہ 2002 سے 2007. گلشن اقبال میں سڑک کے ایک جانب راشد ناز روڈ کے گراؤنڈ سے زیادہ کی پروجیکٹ کی اجازت, سامنے سڑک کے گراؤنڈ پلس 19 کے پروجیکٹ بن رہے ہیں. کیوں؟ وہ کینٹ ہے, فیصل کنٹونمنٹ ہے. اب آپ بتائیے وہاں سیوریج کی لائنیں کون ڈالے, وہاں پانی کا انفراسٹرکچر کون ڈالے اتنے لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایک یونیفائڈ اتھارٹی کی ضرورت ہے, کنٹونمنٹ ہو, ڈی ایچ اے ہو, سندھ گورنمنٹ کے زیر انتظام کے ٹی اے, ایم پی اے, ایل ڈی اے گورنمنٹ کے اور دیگر چیزیں, وہ سب کی تو میئر کو میونسپل اتھارٹی میئر کی ہونی چاہیے, واٹر, سیوریج, ایوری تھنگ. ہیونگ سیڈ دیٹ, کراچی کا مسئلہ اس سے بھی حل نہیں. تو اس کی یہ ہے, آپ تو میرے اسلام آباد تو میرے پانی کا تخمینہ لگاتا ہے 1.5 کروڑ آبادی کی بنیاد پر. میری تو آبادی 2.5 سے 3 کروڑ ہے. اچھا, اس 1.5 کروڑ آبادی میں پانی کا کوٹا کتنا ہے کراچی کا؟ 1250 ملین گیلن روزانہ. ملتا کتنا ہے؟ 450 ملین گیلن. اس کسی بھی 100 ملین گیلن کی جو ہے جناب لینڈ لاسز ہیں, جعلی ہائیڈرینٹ ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ انسان جو ہے, ہر انسان کا پانی اتنا ہی حق ہے نا, لیکن صوبہ سندھ کو وفاق سے جتنا پانی مل رہا ہے, صوبہ سندھ یہ کراچی شہر کو صرف 5% دے رہا ہے اس کا پانی. یعنی انسان نہیں پستے. دوسری بات, آبادی بھی صحیح ہو جائے. یہاں کے بچے کیا کریں, ان کو وہ سارا وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کرتے ہیں. سرکاری نوکری سندھ گورنمنٹ بائی ڈیزائن پچھلے 12 سال میں 1.25 لاکھ نوکریوں, جن کے شہری علاقوں کا 1.5 لاکھ نوکری کا ریشو تھا جائز, جو پروونشل 40-60 کا کوٹا میں نے نہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہاں پہ ٹھیک لگایا ہے. تھا. اچھا, جس طرح فیصل صاحب نے بھی بات کی, فیصل صاحب ابھی جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, 40 ڈومیسائل بنائے سندھ گورنمنٹ نے. بالکل. اٹ از اچھا ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, آپ نے جس طرح بات کی ہے ڈی ایچ اے کی, خاص کر میں اس پر بھی بات کرنا چاہ رہی تھی. ڈی ایچ اے کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہے, سی بی سی, جو تمام وہاں کے معاملات کو دیکھتی ہے. جب ڈی ایچ اے میں پانی گھروں میں گھسا یا پانی کی جس طرح سے نکاسی آب نہیں ہو سکی, بجلی معطل کر دی گئی, اس کے بعد جب سی بی سی کے آفس کے سامنے ڈی ایچ اے کے اور کلفٹن کے رہائشیوں نے احتجاج کیا, تو اس کے بعد سندھ حکومت متحرک ہو گئی, وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پہنچے, اس کے
साथ साथ वहां पे मशीनरी भी भेज दी, लेकिन जो वो इलाके जो नशेबी इलाके हैं वहां पर, खासकर नया नाजिमाबाद की मैं बात करूं, वहां पर कोई उसको ऑन नहीं कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट ही कह रही है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कॉल ही नहीं किया, वो हमें बुलाएंगे तो हम करेंगे। तो क्या आप कहाँ पे यहाँ पर डीएचए में पहली मरतबा मैंने देखा है फैसल के वहाँ पे लोग जिस तरह कह रहे हैं कि 4-4 दिन हो गए ना पानी है ना बिजली है वहाँ पे, और बड़े पौश इलाके के लोग हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुजर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। का भी झगड़ा नहीं। अच्छा, वहाँ अख्तियारात का झगड़ा नहीं है। फिर ये जो आपने बात की, मैं मेरा ख्याल है सवाल भी इस पे कर लेते हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड जो है वहाँ तो अब ज़ाहिर है फौजी उनको डायरेक्ट अब कंट्रोल करती है, किसी ना किसी वजह से मामलात उन्हीं के हाथ में है, और हुकूमत का रोल भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम जिस तरीके से फैसल देख रहे हैं कि कराची के जो बिजनेसमैन हैं उनका हम देख लें, सराज कासिम तेली साहब हों और लोग हों, अब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना शुरू कर दिया है, एक खासे अरसे से कह रहे हैं कि जी ये अनमैनेजेबल हो गया है, पॉलिटिकल लोगों की बस की बात ही नहीं है, इस शहर को कम से कम 10 साल के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। आप समझते हैं कि ये कोई वायबल सोल्यूशन है, या आपके ख्याल में कोई जिस तरह जनरेट करता है कराची बिजनेसमैन से भी बड़ा पैसा लेता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है, आपके ख्याल में वो जिस तरीके से लगता है आजज आ गए हैं, अब सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि ये फौज को दे दिया जाए और मामला हल हो जाए? अच्छा फैसल साहब, इस पर आप जवाब दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद फैसल साहब से कौन साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब अपना कमेंट भी कंटिन्यू कीजिएगा। एहतशाम साहब ने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या लास्ट सोल्यूशन क्या है, क्या वाहिद हल ये है कि फौज के हवाले कर दिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो कोई हल नहीं है। ये तो तेली साहब जो है मतलब तो बिल्कुल ही नी जर्क रिएक्शन है। मेरे तो कराची के, मैं बिजनेसमैन से भी कहता हूँ, आप कौमी खजाने में बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ओनरशिप होनी चाहिए ना शहर की, वो भी नहीं है। सियालकोट में तो एयरपोर्ट भी बना दिया है वहां के सनतकारों ने, और वो एयर सियाल वो एयरलाइन भी लेकर आते हैं, लेकिन ये वाली चीज मेरे साथ यहाँ पर नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, मैं शिकवा नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। और शर्रफ साहब 99 से लेकर 2002 तक कुल्ली तौर के ऊपर फौज थी ना इलेक्शन से पहले, इस साल में कौन सी, लेकिन जनरल नकवी ने जो एक निजाम दिया पोटेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसके तहत नेमतुल्लाह खान साहब ने और मुस्तफा कमाल साहब ने ज्यादा किया कि एमपीएम थी कि सारी की सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू होती थी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एमपीएम का था, मिनिस्टर फाइनेंस एमपीएम का था। लेकिन फैसल सब्जवारी साहब, जब भी कोई इशू आता है, अभी भी अगर हम कराची की सिचुएशन को देखें तो काम करने के लिए जो आगे मौजूद हैं वो पाक आर्मी है या पाक बहरिया हम देख रहे हैं वहां पर, या फलाही इदारे देख रहे हैं। हमने कहीं पर केएमसी या डीएमसी का अमला नहीं देखा कि वो वहां पर किसी इशू को रिजॉल्व कर रहे हो। जी, वो आपको इसलिए नजर नहीं आते कि ना उनके पास किश्तियां हैं, ना उनके पास इस तरह के सामान है, ना उनके पास हैवी मशीन थी। अच्छा, कराची को छोड़ दीजिए ना, वजीर आला का अपना जिला है दादू, वहां पे भी पाक आर्मी कर रही है। वहां पे रिलीफ जूही में और दादू में कौन कर रहा है? पाक आर्मी कर रही है। तो ये कोई कराची स्पेसिफिक नहीं है। और तीसरी बात ये, सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में बड़ा अजीब एक मजाक चल रहा है। यानी कराची के 3 बड़े नाले उसको साफ कर रही है कौन? एफडब्ल्यूओ, एनडीएमए एफडब्ल्यू करवा रही है, और मशीनरी लेके पहुंच गया है वो सिंध गवर्नमेंट पहुंच गई है। भाई सब अपना अपना काम करे ना। यानी आप जब तक हर बंदा अपना काम नहीं करेगा उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो नी जर्क रिएक्शन आ रहे हैं, ये जो वन टाइम अरेंजमेंट है, इनसे कुछ हासिल वसूल नहीं होना है शहर का। अच्छा फैसल, एक चीज़ बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि शहर कायद के लिए एक बड़ी मजबूत किस्म की मनसूबाबंदी की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म बुनियादों पे। अभी हम देख रहे हैं कि चंद हफ्तों पहले जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पीटीआई एमक्यूएम के दरमियान मीटिंग हुई, रियासत के लोग भी थे वहाँ पे, कहा गया कि जी एक मिल के बैठ के काम करेंगे, दूसरे दिन ही बयानबाजी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी। आज तक हम देख रहे हैं कि उस हवाले से चीज़ें तय नहीं हो पाई। तो मेरा सवाल आपसे कि अगर पॉलिटिकल लोग जिनको कहा जाता है कि जी ओनरशिप उन्हीं की होनी चाहिए क्योंकि इक़्तिदार में वो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर कौन, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर लोग तो कहेंगे कि जी को और आ जाए। अब मेरे ख्याल में आपका जो ये है, मैं इसको जो लोग ज्यादा जानते नहीं हैं उनके हवाले से तो दुरुस्त समझता हूँ कि जो सिस्टम को इतना समझते नहीं,
लेकिन जो लोग जानते हैं वो अपना प्रेशर क्या नहीं प्लेस कर सकते पॉलिटिकल लोगों पे कि आप सिस्टम दुरुस्त करें? क्या ये यहाँ के बिजनेसमैन को नजर नहीं आ रहा? इवन रियासत भी अगर FATF की चंद हफ्तों में, क्योंकि वो कौमी मसला है, हो गई ना लेजिस्लेशन, जी हाँ, सब मिलके सर जोड़ के, तो क्या कराची कौमी मसला नहीं है? तो बिल्कुल। कराची के मसले के लिए जो मैं तो कह रहा हूँ आइन में गुंजाइशें मौजूद हैं, यानी आर्टिकल 140A है, आप उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। आइन ये कहता है कि किसी फर्द को उसके इलाके की बुनियाद पर नौकरी से महरूम नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करवाए रियासत। आइन और कवानीन ये कहते हैं कि ग्रेड 1 से 15 की नौकरी किसी जिले के लोगों का हक है, नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट, उस पर अमल करवाएं। कानून ये कहता है जाली डोमिसाइल और जाली PRC बनाना काबिले दस्तंदाजी पुलिस है। मैं आप यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बनाया है सिंध गवर्नमेंट के, एक दो नहीं हजारों लाखों हमारी पिटीशन है हाई कोर्ट में इसके ऊपर, आप जरा जाकर देख लीजिए। तो आइन और कवानीन में हल मौजूद है, रियासत अपना वजन रखे यहाँ पर कि सिस्टम दुरुस्त हो। सूरत दीगर ये सारे के सारे काम फौज के करने के थोड़ी है, नाले साफ करना या सड़क बनाना या कचरा उठाने का काम करना, ये इलेक्टेड लोगों को दे दीजिए। क्योंकि होगा क्या, ये वाले सिस्टम एक दिन में सही नहीं होंगे, लोगों का जो आउटबर्स्ट आप पर निकलेगा जो रियासत में मुनासिब नहीं है। आज DHA में क्या हुआ, आज CPC में क्या हुआ है, वहां के जो भी ऑफिसर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह, उनके खिलाफ नारे लगे हैं, उनके खिलाफ प्ले कार्ड लेके लोग खड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारी रियासत भी अफोर्ड नहीं। फैसल एक और चीज़ हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, उनके बाकी लोग 80% उनके बयानात में एक चीज़ होती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो अब NFC अवार्ड के तहत, डिविजिबल पूल के तहत जो पैसे सूबों को मिलने होते हैं, वो शेयर तो मिलता ही मिलता है सिंध को, इसके बावजूद वो कहते हैं जी पैसे नहीं है, तो वो पैसा जो मिलता है वो किधर जाता है? अब इसके लिए तो आपको आके सिंध असेंबली में खड़ी हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां देखनी पड़ेंगी और फालूदे वालों के अकाउंट देखने पड़ेंगे। 840 अरब रुपए इस साल NFC से शेयर है सिंध गवर्नमेंट, 840 अरब रुपए, 225 अरब से ज्यादा तो मैंने आपको 3 टैक्सेस बता दिए, जर्नल से टैक्स ऑन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और प्रॉपर्टी टैक्स जो कराची से कलेक्ट करते हैं। तो ये तो पैसे का मसला ही नहीं है, पैसे को दुरुस्त तरीके से खर्च करने की नियत होने ना होने का मसला है। और मुझे कहने दीजिए कि मैंने सिंध असेंबली में अपनी आखिरी तकरीर में शायद ये वाली बात, और वजीर आला सिंध मौजूद, 15 साल सिंध असेंबली में गुजारने के बाद जब मैं जानते बूझते उस असेंबली को खैरबाद कह रहा था 2018, तो मैंने ये कहा कि आप, ये वजीर आला ने खुद तस्लीम किया था मदरसा अब्बास साहब को एक इंटरव्यू में कि मुझे इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी है। मेरी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी थोड़ी है। 70 से भुट्टो साहब यहाँ पर हुकूमत कर रहे, 1988 में भी कायम अली शाह साहब वजीर आला थे, जब मैं पैदा नहीं हुआ था उस वक्त भी कायम अली शाह साहब वफाकी वजीर थे और मैं उनका लीडर ऑफ अपोजिशन बना बाद में बड़ा होकर। तो पीपल्स पार्टी तो एक यहाँ इतनी बड़ी हिस्ट्री, आप कहते हैं इनकॉम्पिटेंस, हो भाई आपकी वजह से इनकॉम्पिटेंस है। इनकॉम्पिटेंट भी होते ना मैं सह लेता, ये करप्ट भी है, करप्ट को आप इनके अकाउंट्स उठाकर देखिए, यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है पार्टी इस्लामाबाद में। 10 साल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध ने अपने ऑडिट नहीं किए, 2010 आखिरी ऑडिट हुआ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ब्रीफ कमेंट कर दीजिए फैसल, का वक्त खत्म हो रहा है। ये जो कराची पीपल्स पार्टी कहती है कि जी सिंध को, कराची को अलहदा करना चाहते हैं, कभी कहते हैं गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, इस पे मर बिटने की बातें की जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट कहती है कि भाई कोई सिंध को अलहदा नहीं कर रहा, कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा, इसके बावजूद ये राग रोज लापते हैं, क्यों? देखिए बात ये है, अलहदा करना क्या होता है? कोई सूबा बन के उठा के कोई यहाँ से ले जाता है, या कोई पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा? ये भाई ये पाकिस्तान के आइन में गलत तरीके से लिखा है, क्योंकि पोस्ट 71 सिनेरियो में लिखा गया। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना वक्त दिया है। ओवरऑल जो पॉइंट है वो यही है कि फंड्स का होना सिर्फ जरूरी नहीं है, फंड्स को कहां पर और कैसे लगाना है ये भी बहुत जरूरी है, तब तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो सका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।